ब्रेन ट्यूमर हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर से या हमारे दिमाग के चारों तरफ जो हड्डियां हैं या उसकी परत हैं, दिमाग की जो कवरिंग है, किसी से भी एक गांठ निकला हुआ होता है जो हमारे ब्रेन को दबाता है और हमें परेशानी देता है। इसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर हमारे दिमाग के कवर, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, उससे हो सकता है, जिसको हम मेनिंजियोमा कहते हैं, या ब्रेन के स्ट्रक्चर से। नर्व सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में और उसे सपोर्ट करने वाले ग्लायल सेल्स होते हैं। तो मोस्टली ब्रेन ट्यूमर जो है ग्लायल सेल्स से निकलते हैं, उसे हम ग्लायोमा बोलते हैं। इस तरह से ब्रेन ट्यूमर प्राइमरी हो सकता है, जो कि ब्रेन के अपने स्ट्रक्चर से निकला हो, या ब्रेन ट्यूमर को हम सेकेंडरी कहते हैं, जब ये ट्यूमर ब्रेन से नहीं निकला हो बल्कि शरीर के किसी दूसरे कैंसर से फैल के यहाँ पहुँचा हो, उसको हम मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो कि दिमाग के विभिन्न स्ट्रक्चर से निकलते हैं। एक ट्यूमर होता है जो दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसको पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं। तो इस तरह से दिमाग के अलग अलग हिस्से से अलग अलग तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और वो अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स हमें देते हैं। जो क्लिनिकल फीचर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेन ट्यूमर किस हिस्से से निकल रहा है और कितने साइज़ तक पहुंच चुका है। दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम हाथ पैर चलाते हैं, तो जिस दिमाग का वो हिस्सा जो हाथ पैर चलाने के लिए हमें सहायता करता है, उसे हम मोटर एरिया कहते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो हमें बोलने के लिए हेल्प करता है, उसका हम स्पीच एरिया कहते हैं। तो इन सब हिस्सों में अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो हमारे हाथ पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं, सुनपन आ जाता है, हम लोग बोल नहीं सकते, या कभी कभी बोल तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो अलग अलग तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं। सब डिपेंड करता है कि दिमाग के किस हिस्से से ब्रेन ट्यूमर निकल रहा है। मगर ऐसे केस में जबकि दिमाग का वो हिस्सा इन्वॉल्व हो जो कि हमारे फंक्शनिंग के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ट्यूमर काफ़ी बड़े साइज़ तक पहुंच जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे इंट्रावेंट्रिकुलर, दिमाग के अंदर जो एक कैविटी होती है उसके अंदर ट्यूमर बन रहा हो और दिमाग के पानी के रास्तों को उसने अभी तक ब्लॉक नहीं किया हो, तो बहुत बड़े साइज़ तक पहुंच जाता है। दिमाग का ऐसा हिस्सा जो कि फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें अगर ट्यूमर होता है तो फर्स्ट सिम्टम हेडेक होता है कि इतना बड़ा हो जाए कि ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए। और जब ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो हेडेक जो होता है वो दूसरी तरह का होता है। हेडेक तो आप में बहुत लोगों को, करीब करीब सबको होता है, लेकिन कैसे हमको पता चले कि ये हेडेक जो है ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा है। तो ऐसे केस में जो हेडेक होता है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, कमता नहीं, और यह लगातार होता है। मतलब इसके 1 घंटे हो रहा है, फिर अब 2 घंटे लगातार हो रहा है, फिर 24 घंटे लगातार हो रहा है। अर्ली स्टेज में ऐसा होता है कि कभी कभी ये जो हेडेक होता है सिर्फ सुबह सुबह उठने के बाद ही होता है, उसको हम अर्ली मॉर्निंग हेडेक कहते हैं। और उसके बाद उसी समय वॉमिटिंग भी होती है, जिसको बिना नौसिया के भी हो सकता है, बिना मतली के भी आपको वॉमिटिंग अगर सुबह होने लग जाए और हेडेक भी हो, तो ऐसे केस में ब्रेन ट्यूमर की संभावना ज़्यादा होती है। मगर ऐसे केस कम होते हैं, लेकिन ऐसा अगर होता है तो ब्रेन ट्यूमर की संभावना ज़्यादा होती है। हेडेक के अलावा दौरा पड़ना, हालांकि ब्रेन ट्यूमर के कारण से दौरा पड़ने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। दौरा पड़ने के बहुत सारे और बहुत कारण हैं, और उसमें से मुश्किल से 1-2% केस ही होंगे जो ब्रेन ट्यूमर के कारण से दौरे पड़ते होंगे। लेकिन ऐसे केस भी होते हैं, इसलिए हमें रूल आउट ज़रूर करना पड़ता है कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। तो दौरा जो पड़ता है वो पूरे शरीर में पड़ सकता है, मगर एक ख़ास तरह का दौरा जो कि ज़्यादा इंडिकेटिव है कि ब्रेन ट्यूमर होगा, वह यह है कि दिमाग की शरीर के किसी एक हिस्से में दौरा पड़ना। जैसे कि सिर्फ हाथ में दौरा पड़ना शुरू हो जाए, सिर्फ दाहिने साइड में दौरा पड़ना शुरू हो जाए, या एक पैर से शुरू हुआ दौरा और धीरे धीरे पूरे हाथ एक राइट साइड में फैल गया हो, फिर दूसरे साइड में भी फैले, तो वो पर्टिकुलर दौरा जो होता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से दौरा पड़ना हुआ। फिर बोलने की तकलीफ़, कमज़ोरी आ जाना हाथ पैरों में, अगर वो हिस्सा इन्वॉल्व हो गया है तो। देखने में भी तकलीफ़ हो सकती है, कभी कभी जनरलाइज्ड प्रेशर हाई होने से विजन दोनों आँख का कम हो जाता है, और हमारे पास कभी कभी पेशेंट ब्लाइंड होकर भी पहुँचते हैं
इतना एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं कि आँख की नसें सूख चुकी होती हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में ऐसा होता है कि आपकी विजुअल फील्ड में कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स नज़र आने लगते हैं। वो इसलिए होता है कि वो विजुअल पाथवे जो होता है उसमें बीच में वो ब्रेन ट्यूमर आ जाता है और वो पर्टिकुलर हिस्सा जो विजुअल पाथवे का है वहाँ पर डार्क स्पॉट्स जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस तरह की नज़र आते हैं। तो ये सब अर्ली स्टेज में होता है। तो अगर ऐसे स्टेज में पेशेंट्स आता है तो हमें जल्दी उसको डायग्नोस करके क्योर करने में हेल्प मिलती है। फिर डायग्नोसिस, सिम्टम्स हमें बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि अब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई। ये दोनों टेस्ट हमें हेल्प करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर किस हिस्से से है, कहाँ कितना बड़ा साइज़ हो चुका है, किस किस हिस्से को दबा रहा है, कितना दबा रहा है, आसपास की नसें को दबा रहा है, आसपास के खून की नली को दबा रहा है या ब्लॉक कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम इनकी जानकारी इस टेस्ट से हमें मिलती है और हमें प्रॉपर प्लानिंग करने में हेल्प होता है। फिर ब्रेन ट्यूमर का हम ज़्यादा स्टेजिंग नहीं होता, जैसे दिमाग के जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्यूमर्स होते हैं तो स्टेजिंग करना ज़रूरी होता है कि 1A 1B 2C। लेकिन दिमाग का जो ब्रेन ट्यूमर होता है सिर्फ हमें साइज़ देखनी होती है कि कितना बड़ा ट्यूमर है और किस किस हिस्से को इन्वॉल्व किया हुआ है। दिमाग का कैंसर या ट्यूमर जो है वह इस तरीके से अलग है कि यह दूसरी जगह पर नहीं फैलता, वो अपनी जगह पर ही फैलता फैलता दूसरे स्ट्रक्चर को दबा देता है और उसे हमें पूरा निकालना पड़ता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग से हम किस किस हिस्से को इन्वॉल्व किया हुआ है ताकि हम रूट पता कर सकें कि किस रूट से जाएंगे कि ट्यूमर निकल भी जाए और आसपास के हिस्से को ज़्यादा डैमेज भी नहीं हो। इसकी प्लानिंग करने के लिए हमें वो इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं। दूसरे इन्वेस्टिगेशंस लाइक स्पेक्ट पेट स्कैन जो होते हैं, ये सब रेयरली कुछ कुछ केसेस में कराने पड़ते हैं कि ट्यूमर्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है या किस टाइप ऑफ ट्यूमर है, कैंसर के टाइप क्या है, वो सब जानने के लिए हम करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत उसकी नहीं पड़ती क्योंकि हमें हर केस में सर्जरी तो करनी ही पड़ती है। उसके बाद हमें डायग्नोसिस पता चल जाता है कि किस तरह का, किस स्टेज का या किस कैसा कैंसरस ट्यूमर है या नहीं है। ब्रेन ट्यूमर का वो लास्ट 100 ईयर्स में काफ़ी एडवांस हो चुका है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद पहले यही होता था कि लोग तुम बच नहीं पाओगे सर्जरी कराओगे तो, या सर्जरी के बाद बच भी गए तो लाइफ तुम्हारी कुछ नहीं रहेगी। ये कॉमन कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन रादर अभी भी फैला हुआ है। लेकिन अब तकनीक इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि मॉर्टेलिटी, जिससे मरने की बात तो हम अब सोचते भी नहीं, जो मॉर्बिडिटी होती है, आपका शरीर का कोई हिस्सा या विजन या कुछ भी फंक्शन जो है वो प्रिजर्व्ड हो, हमें उसकी अब ज़्यादा चिंता है। और हम लोग अब ज़ीरो मॉर्बिडिटी पर भी पहुँच रहे हैं। जैसे हमें पता चल जाए तो हमारे पास टेक्निक्स ऐसे एडवांस आ गए हैं कि हम ट्यूमर को निकालने के बाद भी आसपास के हिस्से को डैमेज करने में नहीं, प्रिवेंट करने में सक्षम होते हैं। और एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसमें काफ़ी हेल्प करता है वो है ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। हम लोग ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में ऑपरेट करते हैं ट्यूमर्स को और देख सकते हैं कि किस किस हिस्से में कौन कौन सा नस एग्जैक्टली दबा हुआ है, ताकि हम सर्जरी के दौरान उसको सेपरेट कर सकते हैं अच्छे से और खून की नस या दूसरे नर्व्स के फंक्शंस को बचा सकते हैं। अब हम फंक्शनल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी कि उसका फंक्शन भी प्रिजर्व्ड है, उसका भी लाइव मॉनिटरिंग सर्जरी के दौरान हम कर सकते हैं ताकि उसके फंक्शन भी डैमेज नहीं हो ड्यूरिंग सर्जरी। वो हम अब कर रहे हैं। तो ये हो गया सर्जरी ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। उसके लिए अब हाई स्पीड ड्रिल्स होती हैं जो कि हम बोन को काटते हैं, हमें अब हाथ से उसको साँव से नहीं काटना पड़ता और काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी कम एफर्ट में वो हड्डी कट जाती है। फिर दिमाग के अंदर हम माइक्रोस्कोप से या सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स, फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ताकि दिमाग का हिस्सा ज़्यादा डैमेज नहीं हो, इससे हम ऑपरेट करते हैं। फिर सर्जरी के बाद कुछ केस में जिसमें मैलिग्नेंट होता है, जिसमें कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी देना पड़ता है ताकि ट्यूमर का रिकरेंस जल्दी नहीं हो या लंबे समय तक वो कंट्रोल में रहे। लेकिन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का ब्रेन ट्यूमर्स में उतना रोल नहीं है जितना कि अलग अलग दूसरे कैंसर्स में होता है। मेन स्टे ऑफ सर्जरी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। और उसके बाद हम कभी कभी कीमोथेरेपी या हार्मोन्स थेरेपीज देते हैं अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ट्यूमर्स हो और उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब एडजस्टमेंट थेरेपी जो है हमें देना पड़ता है। फॉलोअप ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद ज़रूरी है ताकि हम पहले पता कर सकें कि ट्यूमर्स दोबारा तो नहीं हो रहा और अर्ली स्टेज में हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। लेकिन अगर एक बार ट्यूमर निकाल दिया जाता है
जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, तो रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1-2% हो सकता है, और ऐसे केस में हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसको भी ठीक कर सकते हैं। फिर रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद अगर कमज़ोरी आ जाए, लकवा मार जाए या स्पीच की प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग रिहैबिलिटेशन जो है पहले से शुरू कर देते हैं, और इसका रिज़ल्ट अब काफ़ी अच्छा हो रहा है।